फिगर मरते रहो। तो कुछ घटनाएं, जैसे एक षड्यंत्रकारी का षड्यंत्र कितना खतरनाक होता है, उसकी घटनाएं अगर मैं आपके सामने रखूं तो आज ही एक घटना घटी है, उसको समझिए। ओवैसी के ऊपर हमले को आप क्या समझते हैं? ओवैसी के ऊपर हमला या ओवैसी के ऊपर गोलियां चलवाना या ये जो भी ड्रामा हुआ, मेलोडियस ड्रामा, ये सब ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश है। क्यों? कारण ये साजिश है, ये मैं कैसे कह रहा हूं? आपने ध्यान दिया होगा, न्यूज से देख लीजिए उठा करके, कि जो गोलियां चली हैं वो लगी कहां है? कार की बॉडी में नीचे के पोर्शन पे। अगर वो गोली अंदर घुस भी जाती तो शायद पैर में लगती या फिर उसके नीचे भी निकल जाती। यानी गोली मारने के लिए गोली नहीं चलाई गई है, गोली सिर्फ चलाने के लिए चलाई गई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जानते हैं कि वो ऐसी कितनी कड़वी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे बात बोलते हैं, लेकिन ओवैसी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी ईडी का छापा ओवैसी पर पड़ा? कभी ओवैसी की गिरफ्तारी हुई, ओवैसी के ऊपर हेट स्पीच का केस चला, या ओवैसी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, या ओवैसी को कुछ भी? आप बताओ, नहीं ना। यानी भारतीय जनता पार्टी का वरदान है उनको, नरेंद्र मोदी के वो क्या कहते हैं, गुड बुक में है, मतलब उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं, और नरेंद्र मोदी के पैसे से ही वो राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो मेलोडियस ड्रामा क्रिएट किया गया हमले का, ये सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा सा एग्रेशन बढ़े, और उस एग्रेशन का फायदा, मान लीजिए जैसे अगर मुसलमान में सिंपैथी जागती है तो बोलेंगे, सोचेंगे अरे रे हमारे ओवैसी पर गोली चलवा दी, हम वोट नहीं देंगे दूसरे को, हम तो ओवैसी को ही वोट दे देंगे, ये सिंपैथी। और अब भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी के प्रति सिंपैथी क्रिएट करवा करके, इस गोली चलवा करके क्या फायदा मिलेगा? मात्र इतना, मुसलमानों का वोट बटेगा। जहां मुसलमानों का वोट थोक में कांग्रेस या सपा या बसपा को जाना है, वहां सीधे सीधे बंटवारा होगा और ओवैसी को भी वोट जाएगा, यानी उनकी पार्टी को भी जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि उन्हें ओवैसी को वोट नहीं देना है, उन्हें सपा बसपा या जिसको भी वो पसंद करते हैं उसे वोट नहीं देना है। मैं किसी की पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अब उसको तोड़ा जाए तो यह ड्रामा रचा गया। इस ड्रामे को रचा किसने? ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी ने। इससे फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को। अगर मुसलमान ये सोचने लगते हैं कि अरे रे रे ओवैसी को वोट देना चाहिए, वो उस पर गोलियां तक चल गई, उससे सिंपैथी जागती है, वो वोट नुकसान होगा। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों को आगाह करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों को, कि आप इस षड्यंत्र में मत फंसना। ये ओवैसी और नरेंद्र मोदी की मतलब प्लानिंग है, साजिश है। और कई प्रमाण मैं आपको दे दूं, जैसे कि आप समझ जाओगे कि ओवैसी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक दाढ़ी वाला है, एक तिलक लगाता है दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। कैसे? भारत में अकेले एक मुसलमान है, ओवैसी, जिसके यहां गोदी मीडिया स्टैंड लगा करके अपने कैमरे पूरे दिन वहीं रहती है। ओवैसी ने उसको रहने खाने पीने के लिए दे रखा है। अब जो गोदी मीडिया किसानों को नहीं दिखाती, जो गोदी मीडिया मजदूरों को नहीं दिखाती, बेरोजगारों को नहीं दिखाती, छात्रों को नहीं दिखाती, आशा वर्कर्स को नहीं दिखाती, या जो भी भारत में लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, वो ओवैसी को 24 घंटे क्यों दिखाती है?
यह अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि ओवैसी मोदी के सिक्के के दूसरे पहलू हैं। एक पहलू पे मोदी है, एक पहलू पे ओवैसी। ओवैसी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ध्रुवीकरण करवाने के लिए। अब ओवैसी को मैं नहीं समझता कि कोई और प्रूफ आपको चाहिए। अगर आप समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, तो समझ गए होंगे। या फिर इतना ही बता दीजिए कि ओवैसी के घर पे गोदी मीडिया क्यों डटी रहती है उनकी बाइट्स लेने के लिए, मुझे यह बताइए। गोदी मीडिया, प्रश्न यही है। गोदी मीडिया माने जो अडानी अंबानी की मीडिया है वो ओवैसी को के में इंटरेस्ट क्यों रखती है, दिखाना क्यों चाहती है, अगर वो नरेंद्र मोदी के दुश्मन है? इसका अर्थ यह है कि अंदर से दोनों मिले हुए हैं। और उसका कारण यह है कि इसी तरीके से मुसलमानों के वोटों में वाइफरकेशन किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाएगा। ओवैसी को बोला जाएगा तुम कुछ बोलो। ओवैसी को परम क्या कहते हैं, भस्मासुर की तरह परम आशीर्वाद प्राप्त है। ओवैसी कुछ भी बोल दें, ओवैसी जो चाहे बोल दें, हर गुनाह माफ है ओवैसी का। तो आखिर क्यों दूसरे छोटे छोटे मुसलमान जो छोटे छोटे मुद्दों पर बेचारे, बहुत से ऐसे हैं, डॉक्टर कौफिल करके जो पहले लड़ रहे थे, या ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो छोटे हैं, जो बेचारे सही मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे, उनको यूएपीए लगा करके अंदर डाल दिया गया। आखिर ओवैसी को वरदान क्यों है? इसका मतलब ओवैसी मोदी के है। इसीलिए अडानी और अंबानी का मीडिया ओवैसी के दरवाजे पे बैठा रहता है कि आप कुछ बोलिए, उधर से हिंदू कुछ बोलेंगे, फिर क्लासेस होगा। तो मेरे दोस्त, अब दूसरे मुद्दे, अब ओवैसी मतलब जो आज ओवैसी के साथ हुआ वो पूरा का पूरा प्री प्लान्ड था। एक प्री प्लान ड्रामा, एक प्री प्लान मेलोडियस ड्रामा क्रिएट किया गया कि कैसे भी मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो और हिंदू मुसलमानों के क्लैशेस और ध्रुवीकरण हो। यह साजिश है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। तो 10 फरवरी को होने वाले मतदान में मेरे दोस्त, मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको 10 फरवरी के मतदान में उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने और जीतने के लिए वोट नहीं करना है। आपको वोट करना है कि भारत का लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना है, भारत का अस्तित्व बचाना है कि नहीं बचाना है, भारत को बचाना है या नहीं बचाना है, भारत को आजाद रखना है या गुलाम बनाना है। अगर आपको लगता है कि गुलामी सही है तो आप नरेंद्र मोदी जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं, वरना आपको मोदी जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है। जो भी उनके साथ खड़े हैं, मोदी जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड एलाइज हैं ओवैसी। ओवैसी मोदी जनता पार्टी के अनडिक्लेयर्ड एलाइड अलायंस, मतलब उन्हीं के अलायंस में शामिल हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ओवैसी को वोट देने का अर्थ हुआ कि आप देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश से देशद्रोह कर रहे हैं। तो ओवैसी को वोट मत दीजिएगा। और ऐसे किसी भी, जैसे मान लीजिए आप चाहे जो भी हैं, आपके मन में आता है कि हम वोट बहन मायावती को देंगे, लेकिन आप यह बात याद रखना कि किसी भी परिस्थिति में अगर कहीं जाकर के भारतीय जनता पार्टी अटकेगी तो मायावती सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी। यानी अगर मायावती को इस समय कहा जाए तो वो भी अनडिक्लेयर्ड एलाइड हैं भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, कोलेशन डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने वॉकआउट दिया है कि उनके ज्यादातर वोट पहले उनको चले जाएं। अगर कुछ सीटें मायावती को मिल भी जाएं तो वो भी बाद में मायावती बीजेपी में कन्वर्ट कर देंगी, यानी बीजेपी को सपोर्ट कर देंगी। यानी मायावती
वोट देना भी इस समय खतरे से खाली नहीं है। अब आपके सामने उसके बाद जो विकल्प बचता है, 2-3, कांग्रेस, सपा, जो भी विकल्प बनता है बचता है, उनको वोट कीजिए खुल करके पूरा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं करना है, आपको देश बचाने के लिए वोट करना है। अब ये आपके केशव प्रसाद जी कुछ कह रहे थे, मेरे मन में आया कि अगर केशव प्रसाद तक मेरी बात पहुंचे तो मैं केशव प्रसाद जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई ऐसा कह सकते हैं और क्या कहें, तो मेरे बड़े भाई केशव प्रसाद जी, आपको चुनाव के बाद कहां बिठाया जाएगा, आप ये तय कर लीजिए, सोच लीजिए अपने मन से कम मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाया जाएगा। जब योगी जी को ही नहीं बनाया जाएगा तो आपके कहां से बनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री तो आपको नहीं बनाया जाएगा केशव प्रसाद जी, तो आपको बनाया क्या जाएगा? आप देख लेना केशव प्रसाद जी, चुनाव खत्म होने के बाद 10 मार्च के बाद आपको स्टूल भी नहीं मिलेगा। अब याद रखना, इस बात को लिख के अपनी जेब में रख लेना। दूसरे जो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो भी इसको लिख करके रख लें। क्या होगा, इस बार उनको स्टूल भी नहीं मिलेगा। और एक बात समझ लो, अगर डकैती डालने के बाद चुनाव पे डाका डाल करके अगर सरकार बनाने की कोशिश अमित शाह और मोदी का षड्यंत्र बनता है और करेंगे, तो जितने भी नाम, ना तो शर्मा जी, ना तो मौर्य जी, ना तो योगी जी, इनमें तीनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। याद रखना, चैलेंज, ये मेरा रिकॉर्ड रख लेना, इस बाइट को उस समय इस्तेमाल करना जब 10 मार्च के बाद अगर चोरी डाका डाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में कामयाब हो गई तो एक ऐसा नाम सामने लाएगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उस नाम का मैं डिक्लेरेशन भी कर सकता हूं कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। अगर चोरी डकैती से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री, वो मैं जानता हूं। लेकिन जो सामने है प्लेटफॉर्म पे वो नहीं आएंगे। वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा जो अपने आप को सबसे अच्छा डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड साबित करेगा। और वो कर चुका है, वो साबित कर चुका है, वो है और वो बनेगा। अगर की बात कर रहा हूं, 99.9% इसके कोई चांस नहीं है। सरकार वहां बदलने वाली है क्योंकि खुद बीजेपी नहीं चाहती कि वहां उसकी सरकार बने। और अगर कुछ ऐसा होता है, परसेप्शन की बात कर दिया मैंने, कि अगर ऐसा होता भी है तो जो नाम सामने आएगा, जो आदमी सामने आएगा, वो आश्चर्यचकित करेगा लोगों को। लेकिन उसकी औकात वही है जो एक डाबर की होती है, वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, याद रखना। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो केशव प्रसाद जी के लिए मेरा संदेश था कि अपने लिए आप ये सोच लीजिएगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपको इस बार स्टूल भी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। और केशव प्रसाद मौर्य जी के जरिए के नाम पे जो वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें भी याद रखना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य बेचारे पिछली बार स्टूल तक घसीट कर लाए गए हैं, इस बार मंच में भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा। स्टूल तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री मंत्री वगैरह तो भूल जाइए। हो सकता है कोई मंत्री बना दिए, अगर मैं परसेप्शन की बात किया। अब आते हैं उस बात पे मेरे दोस्त की, अमीर और गरीब, संसद में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, बोला, कहा। मैं सुनता हूं, मैं विपक्ष को भी सुनता हूं, पक्ष को भी सुनता हूं। पक्ष
अब बोलने लायक है नहीं, बोलता नहीं। तो विपक्ष में राहुल गांधी बोल रहे थे, मैंने सुना, अमीर गरीब की बात कर रहे थे। यह एकदम अक्षरशः सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी 5% और 95% का दोहन करके 5% लोगों में से गिने चुने 100-150 लोगों के लिए काम कर रही है। वो एक ऐसी दुनिया, नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि वर्ल्ड ऑर्डर जो सामने आएगा वो इससे अलग होगा। तो अगला वर्ल्ड ऑर्डर ये होगा कि भारत में 100-150 लोग राज करेंगे। सारी सत्ता, सारा पावर कुछ चोर गुजरातियों के पास होगा, दूसरे लोग भूल जाएं। उसकी क्वालिटी यही होगी कि वो गुजराती होना चाहिए, उसकी क्वालिटी यही होगी कि वो अडानी अंबानी जैसा चोर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी यही होगी। और जो होगा वैसा, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सब लोग वापस आएंगे और सब यहां मिलकर के राज करेंगे। आप देखते रहिए। तो ये अगला वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो 5% और 95% का हक, 95% का लूट करके 5% को देने वाली यह सरकार है। यानी अमीर और गरीब आप भूल जाओगे। जो आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमान को मुद्दा समझते हैं, जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जो कहते हैं ना, मतलब बहुत से ऐसे अंधभक्तों को मैंने सुना है कि कुछ भी बात नहीं, हमको 200 रुपया पेट्रोल देना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों को मोदी ने टाइट कर रखा है। उनके लिए सुझाव है कि यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओनली अमीर गमीर 5 और 95% की लड़ाई रहेगी। और इसी डकैती पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 80-20 का नारा देती है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। इस बात को आप अगर समझते हैं तो समझ सकते हैं। अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। भारत की आम जनता नरेंद्र मोदी इंपायर को, अगर नरेंद्र मोदी के अमृत काल में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तो नरेंद्र मोदी के अमृत काल में भारत की आम जनता आवारा पशु की तरह है। उत्तर प्रदेश और जो भी इस बात को मेरे समझ रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इस पर ध्यान भी दें कि आपके साथ, भारत की आम जनता के साथ, यानी जिनको 5 किलो अनाज देकर पाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, 85% लोगों को, 84 करोड़ लोगों को जिनकी बात करते हैं, मेरे दोस्त, भारत की आम जनता नरेंद्र मोदी की निगाह में, नरेंद्र मोदी के इंपायर की निगाह में, नरेंद्र मोदी के अमृत काल के सहचरों की निगाह में आवारा पशु के समान है। आपके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। आपको एक बाउंड्री बनाई जाएगी, उसके अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे आवारा पशु, जैसे गायें, जैसे गौवंश, या जैसे जिनके साथ जो व्यवहार हो रहा है कि एक जगह डाल दिया जाता है, बाड़ लगा दी जाती है, उसके अंदर उनको खाना भी नहीं दिया जाता और वो मर जाते हैं, वही काम करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए करेंगे मेरे दोस्त क्योंकि अब आपकी जरूरत पूंजीवादी तत्वों, पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं है। कंप्यूटर चलाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, मजदूरी करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। मजदूरों की जगह मशीनों ने ले लिया है। व्यवस्था संभालने के लिए कंप्यूटर है। अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप आवारा पशु हो और आपको उसी तरह मार दिया जाएगा। और आप मर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से आप मर ही रहे हैं। आप याद कीजिए अपने आसपास होने वाली मौतों को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को, अपनी न्याय व्यवस्था को, और अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं यह समझिए। आज अगर इससे बड़ा और सटीक उदाहरण आपके लिए, यानी भारत की आम जनता के लिए कुछ दिया जा सकता है तो यही कि अब भारत की आम जनता इस
इस व्यवस्था के लिए आवारा पशु के समान हैं। और ये आपने देखा, आपके लिए कुछ नहीं किया गया, आपको रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप रोड पर मरते मरते अपने गांव में पहुंचे, जाते जाते लोग मर गए। कोई एक भी ट्वीट, एक भी संवेदना आई कहीं से कि आप मर गए भाई, हम आपके लिए आ रहे हैं। आज हजारों हजार गाड़ियां चलाई जा रही हैं। कोरोना पीरियड में भी आपके यहां प्रचार के लिए गाड़ियां आ रही हैं। उस समय आपको घरों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां नहीं आई, व्यवस्था नहीं आई। जो व्यवस्था स्वेच्छा से कर भी रहे थे उनको भी रोका गया। क्या साजिश थी इसके पीछे? क्या मकसद था इसके पीछे? क्या मतलब था इसके पीछे? जब आप इस बात की गहराई को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा मेरी बात कि आम आदमी भारत की इस व्यवस्था में, इस अमृत काल में, भारत की वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान सरकार के लिए इस अमृत काल में भारत के लोग आवारा पशु के समान हैं। जो वर्ताव भारत में गायों के साथ किया जा रहा है, गोवंश के साथ किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं रही है अब व्यवस्था में, खेती में, उसी तरह से आपके साथ भी किया जाएगा। तैयार रहिए। आपको नौकरी की बात, हम 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, या आपका मजाक उड़ाया जाता है। किस मुंह से कहते हैं? अगर ठीक है, अगर सामने आकर सवाल करें तो मेरा सवाल है, बताएं आप कहां नौकरी दोगे? निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी, कोई भी जी, कहां नौकरी दोगे? रेलवे आप बेच दिए, पोर्ट आप बेच दिए, रोड आप बेच दिए, सब कुछ आप बेच दिए, दोगे कहां नौकरी? ये तो बताओ। अपने घरों में चपरासी रखोगे? क्यों झूठ बोलते हो? नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। जो सुनते हैं, अगर वो आशा करते हैं कि उन्हें नौकरी मिलेगी तो वो उनका भाग्य, वो जाने। देंगे कहां से? प्रश्न तो ये है, उनसे यही पूछ लो, ठीक है आप कहां से दोगे नौकरी? नहीं बता पाएंगे। चलिए, इससे पहले आपने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी, कितने लोगों को दिया? नहीं बता पाएंगे। भाई देंगे कहां से? ना 2 करोड़ का वादा भी झूठा था, आज जो वादा कर रहे हैं वो भी झूठा है। अब तो आपके विवेक पर निर्भर है, आपके ज्ञान पर निर्भर है, आपकी समझ पर निर्भर है कि आप कितने समझदार, कितने विवेकशील, कितना ज्ञान आपके पास है। आप अपने आप को, अपने देश को बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते, यह आप पे निर्भर है। किसानों के साथ सीधे सीधे धोखा किया गया है। किसानों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं सुन नहीं पाया हूं, कल उसके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, उसका मतलब और आगे की योजना उनकी क्या है। लेकिन किसानों के साथ मेरे दोस्त सीधे सीधे धोखा किया गया है, और धोखा करना ही था। यह बात मैं फिर दोहरा रहा हूं मेरे दोस्त कि किसान बिल लागू हो चुका है। किसान बिल, जब प्राइवेटाइजेशन पर कोई आवाज नहीं उठी पूरे देश से, और प्राइवेटाइजेशन को यह देश स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, तो किसान बिल लागू हो गया। किसान बिल प्राइवेटाइजेशन के जरिए लागू कर दिया जाएगा। आपको एमएसपी चाहिए तो अडानी अंबानी देंगे, क्योंकि एपीएमसी मंडी उनकी होगी, एफसीआई उनकी होगी, गोडाउन्स उनके होंगे, खरीदारी वही करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आपसे मजदूरी आपके खेतों में करवाएंगे, आपकी उपज वही लेंगे, अपनी दुकानों में रखकर बेचेंगे भी वही। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो दाम तय करेंगे, जैसे आज इस साल 250 रुपया लीटर तेल बेचा, आप जिंदगी में कभी भी 250 रुपया लीटर तेल से नीचे नहीं खा पाओगे, क्योंकि अब उनका वर्चस्व बन चुका है। अब उन्होंने रोटेट कर लिया है। हर साल सरसों गायब हो जाएगी, जैसे ही पैदा होगी किसानों के खेतों से खरीद ली जाएगी, गोडाउन में रख दिया जाएगा, उसका तेल बनाया जाएगा,
उसको 250 रुपया लीटर बेचा जाएगा। आपकी गरज है, आप खरीदो, खाना है, जीना है, नहीं तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो। यही होगा। यानी किसान बिल को इनडायरेक्टली लागू हो चुका है। अगर प्राइवेटाइजेशन को चलिए, अगर नरेंद्र मोदी एफसीआई बेचेंगे तो रोकेगा कौन? अब तो प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार हो, और जब एफसीआई अडानी का होगा तो एपीएमसी किसका होगा? मंडी किसका होगा? जब ये मंडी की अडानी अंबानी का होगा तो एमएसपी क्या करोगे लेकर के? एमएसपी का किसका होगा? एमएसपी भी उन्हीं का होगा। और मैंने कल बताया था कि एमएसपी पे अगर मान लीजिए वो आपको 5 रुपया ज्यादा दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आपको आपका 20 रुपया किलो का अनाज 25 में खरीद लेंगे, लेकिन खाद आपका 1000 का 2000 में देंगे, बीज आपका 1000 का 2000 में देंगे, डीजल आपको 100 रुपए का 200 रुपए में देंगे। हो गया, इधर से दिया, उधर से 2 गुना ले लिया। आपके पास मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, जहर खाने के लिए जो पैसे बचते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला है। फाइनली आपको अपनी जमीनें अडानी अंबानी को हैंड ओवर कर देना, यही मिशन है। किसान बिल का मतलब यही था। जब वो भूमि अधिग्रहण बिल लाए थे तब भी मैंने कहा, उस समय के वीडियो को सुन लीजिए, उसमें भी मैंने यही बात बताई थी और अब भी यही बात बता रहा हूं। पीछे भी यही बात, किसान की लड़ाई जब 1 साल लड़ते रहे तब भी मैं यही कहता रहा कि मोदी कहां से बिल वापस लेंगे, उनमें कहां ताकत है बिल लेने वापस लेने की। बिल पहले मैंने तो कहा कि पहले तो चिढ़ा उड़ा करके आपको परेशान करके वो बिल वापस लिए, वो तो एक ड्रामा, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन जब पूरी व्यवस्था कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन को इतना मजबूत कर दिया गया, आपके आसपास की सारी चीजें बेच दी गई, खाद, बीज, इंस्ट्रूमेंट, पेस्टिसाइड, सब कुछ उनके हाथों में हो गया, तब आपको तब बिल भी वापस ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल तो लागू है। धीरे धीरे आप समझोगे। जो बात आज मैं समझ रहा हूं, जो बात मोदी को मैं 2014 से समझने लगा हूं, वो बात धीरे धीरे आप लोग समझते रहे हैं, लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे समझते हैं, टाइम लगता है समझने में, मैं समझता हूं। तो किसानों के साथ धोखा हुआ है। अमित शाह ने एक बात कही मेरे दोस्त चुनाव प्रचार में कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी आएगी तो आजम खान, मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाएंगे। अमित शाह जी, दुनिया के सबसे बड़े माफिया को तो आपने देश से बाहर भेज करके ऐश करवा रहे हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, पता नहीं कितने मोदियों को। अगर वो मुख्तार अंसारी, आजम खान बाहर आ भी जाएंगे तो देश में ही रहेंगे। वो आपके प्लान के अनुसार डेपुटेशन पे किसी दूसरे देश में जाकर बसाए नहीं जाएंगे। ये षड्यंत्र आप कर सकते हैं। एक्चुअली माफिया ये नहीं है जिनका नाम आप ले रहे हो, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये माफिया नहीं है। ये तो नाम आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो कि लोग हिंदू मुसलमान की बात को सोचें। माफिया तो वो हैं हर्षद मेहता, केतन पारेख, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, मोदी एंड मोदी, मोदी एंड मोदी। और उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए आप अक्सर मुख्तार अंसारी और आजम खान का नाम लेते हो। कितना गुनाह कर दिया है आजम खान और मुख्तार अंसारी ने। बंद रखो जेल के अंदर, उनको मार डालो वहीं पे। लेकिन क्या उखाड़ लिया आपने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का, जिसने पूरे भारत को लूट डाला। बात करते हो, षड्यंत्र करते हो यार। आप नेता नहीं हो, आप जैसे लोग नेता नहीं है देश के, विक्रेता हैं देश के। और वही 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, उसके बाद दुनिया ही खत्म। करो जो करना है, आपकी मर्जी। तो
इस तरह की बातें मत किया करो शाह जी। हम तो समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं समझते वो मैं ही नहीं जानता। अगर बात करना है किसी माफिया की तो करो ना, मेहुल चोकसी की, नीरव मोदी की, करो ना। जिनको देश की सत्ता ने ले जाकर वहां बसाया है, और सिर्फ वो 400 लाख करोड़, और सिर्फ यही नहीं, 6 लाख से भी अधिक जो भारतीय भारत की नागरिकता छोड़कर गए हैं, उसमें भी 90% गुजराती हैं, और वो आपके आदमी हैं जिनको इसलिए भेजा गया है कि वो वहां काले धन को मैनेज करेंगे। बात करते हो आप मुख्तार अंसारी और आजम खान की सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान नफरत करके एक दूसरे के खिलाफ वोट करें। आपके कुकर्मों पर उनकी निगाह न जाए। आपने क्या दिया? आप मुख्तार अंसारी और उनकी बात तो करते हो, आप बताओ, नौकरी दिया? आपने वादा किया था ना, नौकरी दिया? आपने काला धन से 15-20 लाख देने की बात की थी, दिया? अपनी बात करो ना, आपने क्या किया इस देश के साथ? लूटा। तो इस तरह के षड्यंत्रकारी बातें आप करते रहोगे, इसके अलावा आपके पास राजनीति करने के लिए कुछ और बचा नहीं है मेरे दोस्त। मैं आज भी फिर ओवर टाइम हूं, आज के लिए भी बस इतना ही। मैं अचानक इस बात को रोक रहा हूं क्योंकि मैं बोलने लगता हूं तो मैं खुद भी भूल जाता हूं कि मैं किस टाइम कितना हो चुका है। और दो चीजें उसमें मायने रखती है मेरे दोस्त। एक तो आपका प्यार, आप जुड़े रहते हो, तो आपको देखकर मेरा मन नहीं करता कि ठीक है कुछ बात बहुत बताएं जो हमारे दिमाग में है, दिल में है, वो आप तक पहुंचाते रहें मेरे दोस्त। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। आज जो भी आपका कमेंट्स इस लाइव में आया होगा उसका जवाब मैं कल जरूर दूंगा। और कल इस वीक का आखिरी लाइव होगा। आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे हम आपके बीच आते हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो कल हमारा आखिरी लाइव होगा। कल आप इसी संख्या में जुड़े, लोगों को शेयर करें, लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं, लोगों को जागरूक बनाएं, इस देश को बचाएं, क्योंकि देश किसी के बाप का नहीं है, हमारा आपका है। जय हिंद, वंदे मातरम।